आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 10 की ये है और दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें हम सभी लोग 3.5 जो है एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। यहाँ जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं वो हमारे पास 3.5 प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं। इसको इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम दो क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, आज तीसरा और चौथा करना है, सॉल्व करना है इसे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करते रहिए और जिससे उनको भी फ़ायदा मिलता रहे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। यानी जो ये समीकरण हमको दिया गया है इसको प्रतिस्थापन विधि, आप समझिए, और वज्रगुणन दोनों विधियों से सॉल्व करना और फिर बताना है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, आपको कौन सी उपयुक्त लगी, ये बताना है इसमें। तो ये चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कि सबसे पहले कि हमारे पास जो समीकरण दी गई है उस समीकरण से इसको हल करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें प्राप्त है। तो यहाँ हमारे पास समीकरण दी गई है, कहा गया कि 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब पहली बात उन्होंने प्रतिस्थापन की कही है, तो प्रतिस्थापन में हम जानते हैं कि क्या होता है कि प्रतिस्थापन में हम एक का मान निकाल कर रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हमने y का मान निकालने की कोशिश की, यहाँ जो है हम y का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2y बराबर क्या मिलेगा, 4 माइनस 3x, और फिर y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 3x बटे आपको मिल जाएगा 2। ये समीकरण आपको मिल गया। अब चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। अब इसको 8x में रखते हैं, तो समीकरण जो पहली वाली है वो उसमें हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ जैसे पहली वाली समीकरण में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 8x प्लस 5 ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू यहाँ 9 मिल जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो पूरी समीकरण को, तो नीचे से क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी समीकरण को तो ये जो होगा वो 2 हट जाएगा नीचे से, और हट जाएगा तो आपके लिए थोड़ा सा समीकरण सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो जैसे यहाँ क्या मिलेगा, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ जो आपको मिलेगा सीधे लिखिए 16x हो गया। फिर यहाँ क्या बचा, 5 4 माइनस 3x, ये बचा, 2 हट गया, और यहाँ हो गया आपके पास 18। आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 16x प्लस 5 चक्को 20 माइनस 5 15x और बराबर 18, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए x एक तरफ और बिना x वाले सब एक तरफ ले जाने हैं। तो सॉल्व करते हैं। जैसे अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, तो अगला स्टेप आएगा जो हमारे पास 20 और 15 था, तो दोनों घट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x बचा, और इधर क्या बचा था, 18 था, और माइनस का यहाँ पर आया 20। आप सॉल्व करोगे कितना बचेगा, माइनस का 2। यानी आपको जो मान मिला वो x बराबर 2 मिल गया। अब यही x का मान आप एक समीकरण में रख दीजिए। आपने लिखा था y इक्वल टू, जो आपने लिखा था y इक्वल टू 4 माइनस जो आपके पास था
वो 3x था डिवाइडेड बाई 2 था। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें आप मान रख दीजिए, जो आपने निकाला है उस मान को रख दीजिए। तो y इक्वल टू आप रखेंगे, यहाँ क्या मिलेगा 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये सारे सवाल इस तरीके से आप लगा चुके हो इन विधियों से। तो यहाँ क्या मिलेगा 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ही आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर आपने क्या रखा, माइनस का रखा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ये प्लस का मिल जाएगा। और जैसे ही प्लस का मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये y हुआ। तो आपको y इक्वल टू क्या मिला, y इक्वल टू मिला आपको 5। आपको y इक्वल टू मिल गया 5, यानी एक मान मिल गया x मान बराबर -2, एक मिल गया y बराबर 5, ये 5 मिल गया। तो ये दो मान आपके हो गए। अब उसने कहा कि वज्र गुणन विधि के द्वारा हल कीजिए। तो अब इसी समीकरण को हम क्या करते हैं, वज्र गुणन से हल करते हैं। तो वज्र गुणन से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधे मान रखेंगे। यहाँ देखिए दो मान, हम एक मान मिल गए, यानी 8x हमारे पास था प्लस 5y इक्वल टू 9, ये था। दूसरी समीकरण थी हमारे पास, या हम क्या करें इसमें देखिए, इधर ही एक की तरफ ले आए तो बराबर 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले x लिखते हो और x के कोफिशिएंट्स को आप छोड़ देते हो। जब लिखते हो आप x, तो x के कोफिशिएंट्स को सबको छोड़ देते हो, y से शुरू करते हो। यहाँ हमारे पास प्लस है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 5, नीचे लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे माइनस का 9, और यहाँ ये 9 है, और यहाँ है माइनस का 4। ऐसे ही बराबर करके y बटे लिखेंगे माइनस का 9, यहाँ माइनस का 4। ये जो आखिरी वाला होता है इधर का, इसी को यहाँ लिखते हैं -4, और यहाँ हो गया 8, और यहाँ हो गया 3। ऐसे ही 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 8, और यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए सब में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो यहाँ इस तरीके से करेंगे, यहाँ इस तरीके से, ऊपर और नीचे बीच में माइनस लगाते चलेंगे। अब जैसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं अगले स्टेप में, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा x डिवाइडेड बाई, जो आएगा वो होगा 5 को 20, यानी माइनस का सीधा 20 लिखेंगे। यहाँ 20 आया, फिर उसके बाद माइनस होगा तो -2 आपको मिलेगा, और -2 और -9, यानी दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस, ये प्लस कर देंगे 18 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ आपको क्या मिल गया, 18 प्लस का मिल गया, बराबर 5 बटे में आपको 9 त्रिक 27, यहाँ क्या मिलेगा माइनस का 27। फिर आपको यहाँ अगला प्लस का मिलेगा 8 चक्को 32, बराबर आपको 1 और 8 दूनी 16 मिलेगा। आप देखते चलिए, जो आपने लिख रखा है उसमें मल्टीप्लाई करते चलिए, और 5 तियाँ 15, माइनस का 15। अब सॉल्व जो हम करेंगे तो x बटे, यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिला है प्लस का 18 है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 मिला, यहाँ 27 और 32 है, तो यहाँ मिलता है y बटे 5 इक्वल टू 1 बटे 1। अब आप जानते हो क्या करना होता है, यहाँ पर हम किन्हीं दो चीज़ों को ले लेते हैं। एक इसको ले लिए
और एक इसको ले लिए तो x का मान निकल आएगा। फिर इसको और इसको ले लेते हैं, दोनों समीकरणों को ले लेंगे, उससे ही मान हमको मिल जाएगा। और जब हम x वाला लेंगे टर्म तो हमको क्या मिलेगा, देखिए गुणा करेंगे तो माइनस का 2 मिल जा रहा है यहाँ पर। और जब y ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, y बराबर 5 मिल रहा है। यानी ये दोनों विधियाँ हैं। अब आपको कौन सी विधि अच्छी लगी वो विधि आपको यहाँ पर लिखनी है कि ये विधि हमें अच्छी लगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ बताया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यानी उनका अस्तित्व हो यानी उनके हल मिल रहे हों तो उनको बीजगणितीय विधि से हल करिए। अब आप जानते हैं कि जो बीजगणितीय विधियां हैं वो हमने कितनी पढ़ी हैं, वो 3 प्रकार की पढ़ी हैं। एक पढ़ी है प्रतिस्थापन विधि, एक पढ़ी है प्रतिस्थापन विधि, ये आपको याद है अभी सॉल्व की गई है। एक पढ़ी हमने विलोपन विधि, विलोपन विधि, और तीसरी पढ़ी है वज्र गुणन, जो है वज्र गुणन विधि। ये चीज़ें हमने तीनों पढ़ रखी हैं। तीनों जब पढ़ रखी हैं उनमें से किसी एक को लगाना है, सबको लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको अच्छी लगे वो आप लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो सवाल है इससे पहले समीकरण हम बनाएंगे। एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कुल नियत भाग है एक, जैसे कल हमने एक सवाल लगाया था किलोमीटर का, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, यानी प्रतिदिन भोजन लेगा वो उसको अलग से देना है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के साथ अदा करना पड़ता है, यानी वो जो फिक्स है वो प्लस भोजन कर दोनों मिलाकर उसे 1000 रुपये देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी जो बी है वो 26 दिन रुकता है तो उसे कुल कितना व्यय करना पड़ता है, 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप नियत और प्रतिदिन भोजन दोनों का समीकरण बना लीजिए। जैसे उसमें कहा गया था प्रति किलोमीटर और नियत किराया, जो आपने पिछले वीडियो में सवाल लगाया था बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से है, बस यहाँ पैसे में आ गया है जो नियत भोजन और मासिक किराया के रूप में आ गया है। चलिए इसके समीकरण बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि समीकरण कौन सी बनेगी, तो नियत व्यय को हम मान लेते हैं, जो है नियत व्यय को हम जब मानेंगे तो x बराबर क्या मानेंगे, नियत व्यय हमारा हो गया जो है ये नियत जो व्यय है वो x है, और प्रतिदिन जो भोजन कर रहे हैं वो प्रतिदिन का जो भोजन का खर्च है, ठीक, प्रतिदिन भोजन खर्च, भोजन खर्च, ये चीज़ें हमने मान ली। अब हमको लगाना है ए विद्यार्थी के लिए। तो हम जब ए विद्यार्थी के लिए लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर। तो उसने 20 दिन का काम किया है तो 20 दिन का कुल खर्च भोजन जो उसने क्या दिया है 20 वाई हो जाएगा। यानी जब नियत हमने क्या बनाया है, यानी 20 दिन का तो 20 वाई हो जाएगा, और नियत उसका कितना है वो हो गया। तो दोनों चीज़ें, यानी नियत हमारे पास कितना हो गया x हो गया, और 20 दिन का उसने खर्च किया है तो ये 20 दिन रहा है तो y बराबर कुल कितना हो गया उसका, जो a का होगा 1000, ये तो आएगा उसका। यानी उसने नियत और प्लस 20 दिन का खर्चा दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1000 हो जा रहा है। तो ये समीकरण हमारी बन गई। इसी तरीके से उसने क्या कहा कि एक विद्यार्थी ने 26 दिन रहा, तो 26 दिन जो रहा है उसका निकाल लीजिए। वो 26 दिन वाले का नियत तो x ही रहेगा और प्लस 26 y रहा, और इसने कुल कितना खर्च पैसा इसको देना पड़ा 1180 रुपये। अब आप समझ लीजिए नियत भोजन और प्लस जो नियत चार्ज था हॉस्टल का यानी छात्रावास का, और प्लस 20 दिन रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करके और ऐड करके हमने 2 समीकरण बना ली। अब इसको आप चाहे जिस विधि से लगाइए, अब आप निर्भर
करता है कौन सी हम विधि यहाँ लगाना उचित समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वज्र गुणन से ही लगा लेते हैं क्योंकि चैप्टर वही चल रहा है, तो उसी विधि से हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये समीकरण लगानी है कि हम कैसे इस समीकरण को लगाएंगे। आप इस 1000 को बराबर में इधर की तरफ लिख लेंगे तो माइनस और प्लस का आपको जो प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं वही x डिवाइडेड बाई, यहाँ आएगा 26, नीचे आएगा 26, यहाँ आएगा माइनस का 1000, नीचे आएगा माइनस का 1180 बराबर y बटे वही 1000, नीचे 1180, यहाँ आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1, फिर उसके बाद बराबर 1 बटे, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 20 और यहाँ 26। अब आपको फिर से मिली है, देखिए यहाँ अगले स्टेप में क्या लिखना है। अगले स्टेप में लिखना है x जो मल्टीप्लाई होने के बाद मिलता है उसको लिखिए। आपको जो x मल्टीप्लाई होने के बाद मिलेगा तो 2 दूना 8 दूनी 16 के 6 और 11 दूना 22 1 23, तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 23,600। अब गुणा कर लीजिए, फिर दोनों इधर करेंगे तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा और यहाँ आपको 26,000 मिलेगा, यहाँ आपको 26,000 मिलेगा बटे y। यहाँ आप गुणा करेंगे तो आपको 1000 मिला, वो भी माइनस का, यहाँ गुणा किए तो प्लस का आपको क्या मिलेगा 1180 मिलेगा, फिर बराबर 1 बटे आपको यहाँ क्या मिलेगा 26 माइनस 20, यहाँ 26 माइनस 20 मिला, ये चीज़ हो गई। अब आप इसको घटा लीजिए, 23,600 घटा दीजिए 26,000 में से, फिर यहाँ 1000 घटा दीजिए 1180 में से और 26 में से 20 को घटा दीजिए। अब आपको कुछ ना कुछ मान मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या मिलता है आपको यहाँ पर, कितना मिलेगा। तो देखिए अगले स्टेप में लिखते हैं, तो यहाँ मिलेगा x बटे 2400 इक्वल टू y, यहाँ मिलेगा y बटे 180 इक्वल टू, यहाँ आपको क्या मिलेगा 1 बटे 6। अब आप जानते हो जब x का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बटे 6 गुणे 2400। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6 चौक 24 यानी 400। आपको आंसर क्या मिला x बराबर 400, यानी जो नियत किराया था, जो नियत खर्च था, आप समझिए जो आपने नियत खर्च आपको देना होता था ये निकल के आ गया। नियत खर्च जो निकल के आया वो आया x बराबर 400 रुपये। अब निकालना है हमको जो प्रतिदिन खाने का खर्च देना था, तो वही चीज़ क्या आएगी। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर बटे 180 बराबर 1 बटे 6, तो y बराबर क्या आएगा 1 बटे 6 और गुणे 180। इन दोनों को कैंसिल से आउट करेंगे तो क्या मिलेगा 30 रुपये, ये चीज़ मिल जाएगी, यानी 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। यानी अंश में 1 घटा दें, अंश ऊपर लिखते हैं, आपको हम बता दें अंश ऊपर और हर नीचे लिखते हैं। तो यानी अंश में हम 1 घटा दें और तो हमको 1/3 मिल जाएगी। इसी तरीके से जब
और वो जो 1/4 हो जाती है जब हम उसमें 8 जोड़ देते हैं, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो एक बार हमको जो है जोड़ना है, हर में 8 जोड़ना है और एक बार अंश में 4 1 घटाना है, तो इससे एक समीकरण हमारी बनेगी। फिर उसको हम हल करेंगे कि किस तरीके से, देखिए। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो पहली समीकरण हम बनाने की कोशिश यहाँ करते हैं। तो जो हमने मानिए कि अंश हमारा क्या है, अंश जो है मिलेगा बराबर x माना है हमने, और हर जो हम मान रहे हैं वो क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। इसी तरीके से जो भिन्न हमें मिलेगा वो भिन्न क्या होगा, वो भिन्न होगा x/y होगा। ये चीज़ हमारी बन गई। अब जब भिन्न हो गई जो पहली स्थिति है, तो हम क्या करेंगे, x में से 1 को घटा देंगे और ये हमारी भिन्न बन जाएगी 1/3। अब आप समझिए, जब ये चीज़ बन गई तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 × x - 1 यहाँ मिलेगा, बराबर आपको क्या मिलेगा, y। तो यहाँ मिला 3x - 3 = y। ये चीज़ मिली आपको। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समीकरण कैसी मिल जाएगी, देखिए आगे लिखते हैं। तो यहाँ समीकरण मिलेगी आपको 3x - y - 3 = 0। ये समीकरण आपको मिल गई। अब आप क्या करोगे, यहाँ देखिए अगली कंडीशन जो आपकी थी, स्थिति सेकंड जो थी, कंडीशन सेकंड वन थी, उसमें हर में कहा गया था, हर में आपको 8 जोड़ना था। तो अगले वाले में क्या करेंगे, देखिए अगले वाले में अगली कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास था x, लिखेंगे वही भिन्न y और नीचे 8 जोड़ देते बराबर, तब से भिन्न क्या हो रहा था, 1/4 हो रहा था। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4x बराबर y + 8 मिलेगा। ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ जो समीकरण हमारी बनेगी वो 4x - y और -8 = 0। ये दोनों समीकरण आपकी बन गई। अब जब दोनों समीकरण बन गई तो इससे हम क्या लिखेंगे, वज्र गुणनखंड का प्रयोग करेंगे फिर से और लिखना शुरू कर देंगे। तो ये 2 समीकरण आपके पास हो गई। इन दोनों समीकरणों के माध्यम से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पर कैसी स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर इस सवाल के लिए सबसे पहले x, और यहाँ हम लिखेंगे कि -1 आएगा। अब तो आप सबकी प्रैक्टिस हो गई होगी कि हम किस प्रकार इनको फटाफट लिखते हैं और आपका समय भी बच जा रहा होगा। y बराबर आपको फटाफट लिखने में अब मुझे उम्मीद है कि अब कोई समस्या नहीं होगी कि हम अब यहाँ पर किस प्रकार ये फटाफट नंबर्स लिख लेते हैं। अब आपकी भी प्रैक्टिस में ये चीज़ें आ गई होंगी, -1 और फिर यहाँ -1, और इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ वही चीज़ कि हम x/, लिखेंगे अगले स्टेप में x/, तो -8 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, -3 बराबर y/, -12 और -24 यानी +24 हो जाएगा यहाँ बराबर 1/, ये -3 यहाँ मिलेगा आपको और प्लस का आपको 4 मिलेगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, ये आपको मिला 4, यहाँ 4 मिलता है। अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, वहाँ 12 मिलेगा, तो यहाँ आपको क्या मिला, x/, आपको मिलता है 5, यहाँ मिलता है y बराबर y/, 12 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, 1/1 मिलेगा। तो सबसे पहले x/5 बराबर 1/1, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ x बराबर 1 सही 1/5 बराबर
5, यानी आपको x बराबर 5 मिल जाएगा। और उसके बाद y बराबर जब आप रखेंगे तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब आप समझिए, जो हमने भिन्न मानी थी वो हमने भिन्न क्या कही थी, x बटे y कही थी। तो x निकला हमारा 5 और y निकला हमारा 12, तो ये हमारी भिन्न यहाँ पर बन जाती है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये चीज़ें तो आपकी हो गई, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, कि जो सवाल बचे हैं इसमें से 2-3 सवाल, उनको हम अब अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश अवश्य करिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।